हमारे सामने से हजारों ऐसी किताबें निकली जो कि फाइनेंस के ऊपर रिलेटेड थीं। हर किताब में पैसे को कमाने, उसे संभाल कर रखने और भविष्य में आगे बढ़ाने के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिली, पर कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसने हमें इतना ज्यादा प्रभावित किया हो जितना कि गीता ने किया था। अनटिल अनलेस हमारे हाथ ये किताब नहीं लगी जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब को लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। जब ये किताब पहली बार हमारे हाथ लगी तो हमें लगा कि शायद ये दूसरी किताबों की तरह ही कोई आम किताब होगी, पर जैसे जैसे इसे पढ़ना शुरू किया और इसके कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझने लगे तब हमें एहसास हुआ कि इस राइटर ने जाने या अनजाने में कुछ ऐसा लिख दिया है जो हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि हमारे समाज में पैसे को एक टैबू के रूप में देखा जाता है? हर कोई इसे चाहता तो है, पर अगर कोई इंसान खुलेआम ये कह दे कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है तो उसे एक लालची इंसान के तौर पर देखा जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी समस्या समाज की हमारे सामने आती है। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो पैसे को बहुत ज्यादा पसंद करता है, अपनी लाइफ में बड़ा पैसा कमाना चाहता है और उसका अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने का एम है, तो हमारी सलाह है कि उसे यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए किताबें पढ़ना थोड़ा बोरिंग काम है तो रिलैक्स बैठिए और ध्यान से सुनिए। इस पूरे सेशन को हम लोग 20-10 मिनट के अलग अलग सेशंस में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। दरअसल द साइकोलॉजी ऑफ मनी टोटल 20 चैप्टर्स की एक बुक है। हर एक चैप्टर को हम अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। हमने इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान इन चीजों का ध्यान रखा है कि कोई भी किताब दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक फैक्ट्स और उन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे की कहानी। हमारे इन सेशंस के दौरान हम लोग कहानी का छोटा पार्ट लेंगे बट फैक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, इस पूरे सेशन के दौरान आपको करना यह है कि जहां पर भी आपको कुछ कमेंट आपके दिमाग में आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट जरूर डालिए, क्योंकि आपके फीडबैक्स ही ये तय करेंगे कि हम अपने इस सेशंस की जर्नी को, जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर होगी, जारी रखेंगे या नहीं। अब रिलैक्स बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। बेसिकली ये बुक जब शुरू होती है तो अपने शुरुआती चैप्टर्स, जो कि इसका सबसे पहले चैप्टर से भी पहला पार्ट है, वहां पर यह कहती है कि किसी भी इंसान के लिए जीवन में अमीर बनना बहुत आसान है। उसे करना सिर्फ इतना है कि नॉलेज के बजाय अपनी साइकोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना है। जरा ध्यान से उनके वर्ड सुनिए। अ जीनियस हु लॉसेस कंट्रोल ऑफ देयर इमोशन कैन बी फाइनेंशियल डिजास्टर। द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। Ordinary folks with no financial education can be wealthy if they have handful of behavioral skills। यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास अगर ढंग की साइकोलॉजी है जो कि पैसे के संबंध में है, तो वो अपने जीवन में अद्वितीय अमीर बन सकता है। हमें इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़े नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यह जानना है कि पैसे को कमाने और उसको सहेजने के दौरान हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है। इस कहानी के दौरान राइटर ने दो ऐसे लोगों की कहानी शेयर की है जिनमें से दोनों ही इंसान काफी पैसा कमा लेते हैं, पर एक इंसान उस पैसे को लगातार खर्च करता रहता है बेहिसाब, और दूसरा इंसान उस पैसे को संभाल कर रखता है। जाहिर है कि जो इंसान बेहिसाब तरीके से पैसा खर्च कर रहा था जल्दी ही वो ब्रोक हो जाता है, और पहला इंसान जो पैसे को सहेज कर रखता है अपने अंतिम समय तक अमीर बना रहता है। इसीलिए राइटर कहते हैं, हाउ यू बिहेव विद योर मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो अबाउट मनी। यानी कि आप पैसे के बारे में कैसे बिहेव करते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप पैसे के बारे में क्या जानते हैं। दूसरी चीज जो राइटर का कहना है वो ये है कि पैसे के संबंध में आप चाहे जितना ज्ञान हासिल कर लें, जब तक आपके खुद के ऊपर वो सिचुएशन नहीं पड़ती और जब तक आप उस सिचुएशन से खुद नहीं गुजरते, आप कभी भी ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि कम पैसा या ज्यादा पैसा संभालते समय आप कैसा महसूस करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर जो दूसरों को सेमिनार में बड़े बड़े ज्ञान देते रहते हैं, जब अपना खुद का लाइव ट्रेडिंग करने का समय आता है तो वो बड़े बड़े लॉसेस करके बैठते हैं। आप जानते हैं कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी के बारे में इस पर्टिकुलर बुक में राइटर ने कहा है कि जब खुद पर पड़ती है तब आपको वाकई पता चलता है कि एक इंसान पैसे के बारे में कैसे बिहेव करता है। और इसी जगह पर राइटर कहते हैं कि इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में अगर आप ठीक से बिहेव करें और जरूरत से ज्यादा लोन न लें और अपने पैसे को अनावश्यक तरह से खर्च न करें, तो आप दूसरों से कहीं बेहतर परिस्थिति में हो सकते हैं। वो कहते हैं कि एक जीनियस इंसान वो है जो विपरीत परिस्थितियों में नॉर्मल बिहेव करे, जबकि ज्यादातर लोग पागलों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब चलिए इस किताब का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, जो कि है अमीरी की पहल। बेसिकली ध्यान रखिए, अलग अलग समय में पैदा हुए लोग अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस पैसे के बारे में अपने जीवन में रखते हैं।
और पैसे के संबंध में उनकी राय, वो किस माहौल में पले बढ़े हैं, उस समय इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थीं, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। क्या आपने कभी इस चीज पर गौर किया है कि क्यों हमारे बाप दादा इस बात पर बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि बैंकों में एफडी ही सबसे सेफ निवेश है? उसकी वजह यह है कि उनके समय में एफडी पर मिलने वाला रिटर्न 10 से 11% हुआ करता था और उस समय कोई और रिटर्न के बहुत ज्यादा रास्ते अवेलेबल नहीं थे। पर आज के समय में जब एफडी के अंदर मिलने वाला रिटर्न 4 से 5% है और वहीं इन्फ्लेशन 7 से 8% है, तब हमारे आपके जैसे लोग बैंकों में रखने वाली एफडी को बेवकूफी समझते हैं और ज्यादा रिटर्न के लिए या तो स्टॉक मार्केट का मुंह देखते हैं या फिर क्रिप्टोज का या फिर ऐसे ही किसी अदर इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहला नियम जो पहला चैप्टर समझाता है वो ये है कि जब आप किसी भी इंसान से बात करें पैसे के बारे में और उसकी कोई एक राय हो, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस इंसान की वो राय उन परिस्थितियों से आती है जिन परिस्थितियों में वो पैदा हुआ। कुछ लोग जो बहुत अमीर घराने से होते हैं वो पैसे के संबंध में रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके लिए 5 से 10 लाख रुपए का लॉस करना कोई बड़ी चीज नहीं है। वही एक ऐसा इंसान जो लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहा है, उसके लिए 5 से 10 लाख एक बड़ी रकम है, इसलिए वो इस पर रिस्क नहीं लेता। इसलिए जब आप किसी इंसान के साथ में बात करें, किसी को समझाने की कोशिश करें या किसी का नजरिया समझ रहे हो, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है और किस समय का तजुर्बा पैसे के मामले में उसके पास मिला है। दूसरी चीज जो चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलती है वो है फियर और अनसर्टेनिटी के बारे में। इसमें इनका कहना है कि पैसे से जुड़ा हुआ जो डर और अनसर्टेनिटी है उसको दुनिया का कोई भी नॉलेज फुलफिल नहीं कर सकता है। जब तक आप उस परिस्थिति को खुद ही एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप कभी भी पैसे के संबंध में जुड़ा हुआ डर और अनसर्टेनिटी के बारे में क्लियर नहीं बता सकते। इसीलिए आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पेपर ट्रेड करते समय स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, वो जब रियल ट्रेडिंग फ्लोर पर आते हैं तो बड़े बड़े नुकसान करते हैं। इन सभी के साथ राइटर ने पहले चैप्टर में 2 और लेसन्स दिए हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो भी डिसीजंस या फिर पैसे के संबंध में जो भी डिसीजंस होते हैं, उनमें से ज्यादातर डिसीजन हमारे गोल्स और उन कैरेक्टरिस्टिक्स से बंधे हुए होते हैं जो कि समय के साथ हमने सीखी हैं। अपने बाप दादाओं के समय में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग या तो बैंकों की एफडी या फिर रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाना बेहतर समझते थे। पर हम सभी जानते हैं कि नोटबंदी और स्पेशली रेरा के नियमों के बाद रियल एस्टेट के अंदर आने वाला एप्रिसिएशन बहुत कम हो गया है। इसलिए आज के समय में हम इन निवेशों को उतना मूल्यवान नहीं मानते हैं। और नंबर 2, यहां पर राइटर ये कहते हैं कि पैसे का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन को ध्यान से देखें और उसके कंपैरिजन में पैसे के हमारे नॉलेज को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पैसे का हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जो भी डिसीजंस कर रहे हैं, आपको ज्यादातर लोगों के डिसीजंस गलत मिलेंगे। और शायद यही वजह है कि भारत में आज भी 5% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते। यहाँ पर राइटर का कहना है कि इसके पीछे एक शानदार साइकोलॉजिकल रीजन है, और वो रीजन है हम में से ज्यादातर लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते समय गलत डिसीजन लेते हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि हम मूर्ख हैं, बल्कि ये इस वजह से है कि फाइनेंशियल्स के बारे में हमारा नॉलेज अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। मिसाल के लिए भारत के अंदर इकोनॉमी 92 के आसपास ही खुली, तब स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड या रियल एस्टेट बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं माने जाते थे। ज्यादातर लोग अपना पैसा बैंकों के अंदर, किसान विकास पत्र या फिर पोस्ट ऑफिस में रखना पसंद करते थे। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट भी नहीं बन पाया है। आज भी भारत के अंदर सिर्फ 5 से 6% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो लेखक यहाँ पर यह कहते हैं कि चूंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारा नॉलेज बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, इसलिए आज भी ज्यादातर लोग न ही पैसे के बारे में ठीक से जानते हैं, जानकारी रखते हैं, और न ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। सो बेसिकली सबसे पहली गलती जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के हिसाब से किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा की जाती है वो ये है कि उनके पास पैसों के बारे में नॉलेज ही नहीं होता। ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसे मैंडेटरी बनाया गया है, ना ही लोग इसे अपनी तरफ से मेहनत करके जानना चाहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसे के बारे में आप अपनी समझ को बढ़ाएं और भविष्य में ज्यादा पैसा कैसे अर्न करें और उसे संभाल कर कैसे रखें, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है चैप्टर 1 को ध्यान से पढ़ना और धीरे धीरे पैसे के बारे में अपनी समझ विकसित करना। अब दोस्तों, हमारा आपसे एक सवाल है, क्या आज का ये सेशन जिस आसान भाषा में हमने आपके साथ समराइज किया आपको पसंद आया? अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।
कि एप्पल के हर एक सफल प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे असफल प्रोडक्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग लगातार अलग अलग प्रोडक्ट्स पर काम करते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट सामने दिखाई देते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो अपने पैसे के साथ इतना लेवरेज मत ले लीजिए कि किसी भी तरह का नुकसान आपके पूरे पूरे पोर्टफोलियो को जीरो कर दे। पर सिर्फ बिल गेट्स के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया और बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया। आप ये कह सकते हैं कि वॉरेन बफे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुशकिस्मती से कुछ ऐसे स्टॉक्स चुन लिए जिन्होंने उनके पूरे पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म कर दिया। आपको लक और रिस्क दोनों की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि अगर ये सच नहीं होता तो दुनिया के इतने सफल लोग अपनी लाइफ में खुद को लकी नहीं कहते। ये आपको सर्वशक्तिमान जैसी फीलिंग नहीं देता और आपको लगातार सीखते रहने, खुद को बेहतर करते रहने और लोगों की मदद करते रहने के लिए प्रेरित करता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस सीरीज के दौरान जब हमने सबसे पहला चैप्टर रिकॉर्ड किया था, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सबकी तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस किताब को पहले भी कई बार पढ़ रखा है, उन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि उन्होंने किताब ऑलरेडी पहले से पढ़ रखी थी, पर जिस तरीके से हमने उसे सिंप्लीफाई भाषा में एक्सप्लेन किया वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। आपके इस अच्छे रिस्पॉन्स के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब हमने ये तय किया है कि इस पूरी सीरीज को हम लोग इस मंथ में ही कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, किस्मत से पैसा। अगर आप में से किसी को राकेश झुनझुनवाला सर का एक फेमस इंटरव्यू याद हो जहां उनसे पूछा गया था उनके पैसे के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे सही समय पर टाइटन जैसा शेयर मिल गया, इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया। उस समय जब हमने उनकी ये बात सुनी तब हमें समझ नहीं आया, एक इंसान इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करने के बाद एक अच्छी कंपनी ढूंढता है, उसमें निवेश करता है और अपना फॉर्चून पाता है, और फिर उसके बाद वो ये कहता है कि उसे ये सब कुछ किस्मत से मिला। दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एप्पल के हर एक सफल प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे असफल प्रोडक्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग लगातार अलग अलग प्रोडक्ट्स पर काम करते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट सामने दिखाई देते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उनका कहना था कि मैं बहुत सफल इंसान नहीं हूं, मैं बस खुशकिस्मत हूं कि मैं सही वक्त पर सही जगह पर खड़ा था। अगर आप चैप्टर नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तब आपको इसमें दुनिया के बेहद सफल लोगों ने जो बातें कही हैं वही कोरोबोरेट होते हुए दिखाई देगा। इस चैप्टर को आसानी से समझने का तरीका यह है कि इसे शुरुआत से न शुरू करके आखिर से शुरू करना चाहिए। अब रिलैक्स बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। राइटर कहते हैं, द ट्रिक व्हेन डीलिंग विद अ फेल्योर इज अरेंजिंग योर फाइनेंशियल लाइफ इन अ वे दैट अ बैड इन्वेस्टमेंट हियर एंड अ मिस्ड फाइनेंशियल गोल देयर वुड नॉट वाइप यू आउट। इसका मतलब यह है कि जब भी कभी भी आप अपने जीवन में पैसे को मैनेज कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप अलग अलग जगहों पर पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। आपको जो एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपना सारा पैसा कभी भी एक जगह पर मत लगाइए, और साथ ही साथ जब आप अपने पैसे के साथ में कोई खेल कर रहे हैं तो अपने पैसे के साथ इतना लेवरेज मत ले लीजिए कि किसी भी तरह का नुकसान आपके पूरे पूरे पोर्टफोलियो को जीरो कर दे। अब इस चीज को आप शेयर मार्केट की भाषा में ध्यान से समझिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मार्केट के अंदर लाखों रुपए लेकर आते हैं, अपना पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक पर लगाते हैं, और जब वो स्टॉक जीरो होता है तब उनकी पूरी कमाई गायब हो जाती है। राइटर का यह कहना है कि जब आप साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तब आपको यह समझना चाहिए कि आपको लॉसेस के लिए हमेशा तैयार रहना है। आप ये मानकर चलिए कि आप कभी भी अपनी लाइफ में पैसे को लेकर हमेशा खुशकिस्मत नहीं होंगे। कई बार आपके साथ बदकिस्मती भी आएगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपका लॉस हो तब वो कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके पूरे पोर्टफोलियो को जीरो कर दे। मिसाल के लिए, अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा पैसा उस बिजनेस में मत लगाइए। अपने पैसे के कुछ हिस्से करिए और सिर्फ उतना हिस्सा लगाइए जहां उसके जीरो हो जाने की संभावनाएं होने के बावजूद भी आपको पूरी तरह से खत्म ना करे। यही चीज जब आप अपने दोस्तों के साथ पैसा बांटते हैं तब भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई बार हम अपने रिश्तेदारों को कुछ पैसा दे देते हैं, ये सोचते हुए कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, आखिर वापस कर ही देंगे, पर आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है। आगे चलते हुए राइटर कहते हैं कि हमेशा किसी भी इंसान की सक्सेस पूरी तरह से उसके हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं करती। ज्यादातर लोगों की सक्सेस किस्मत पर भी डिपेंड करती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा सही नहीं है, तो ध्यान से सुनिए।
उनका एक्सप्लेनेशन था कि बिल गेट्स जिस स्कूल से पढ़े उस स्कूल में हजारों और बच्चे पढ़ रहे थे, या फिर उस एरिया में भी लाखों और बच्चे सेम उसी समय उसी तरह की पढ़ाई पढ़ रहे थे। पर सिर्फ बिल गेट्स के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया और बाद में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया। यहां पर वो पूरी तरह से कहते हैं कि बिल गेट्स जैसे और बहुत सारे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने की कोशिश की। बहुत लोग अपनी कंपनी को 2 से 3 सालों तक भी सर्वाइव नहीं कर पाए और लास्ट में बिल गेट्स ही सक्सेसफुल होकर बाहर निकले। इसके अलावा राइटर यह भी कहते हैं कि जब कोई बिजनेस खराब होता है तब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार उस बिजनेस के खराब होने की वजह उसके मैनेजमेंट का लाउजी होना, लेजी होना या फिर भ्रष्ट होना ही हो। कई बार बदली हुई परिस्थितियों के कारण भी कुछ बिजनेसेस खराब हो जाते हैं। पर हम में से ज्यादातर लोग जब खुद सफल होते हैं तो अपनी सफलता के लिए अपने हार्ड वर्क को जिम्मेदार मानते हैं, पर वहीं अगर सामने वाला सफल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत था या फिर वो सही वक्त पर सही जगह था इसलिए सफल हो गया, इसमें उसके हार्ड वर्क का कोई रोल नहीं। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है। ध्यान रखिए कि किसी भी सफलता में सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क का रोल नहीं होता। यदि इंसान कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है और वो सही प्रोडक्ट समय की मांग के आधार पर नहीं है तो वो प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद भी उसे वो सफलता नहीं दिलाएगा। इन सब के अलावा किसी भी इंसान की सफलता में किस्मत का रोल एक्सप्लेन करते हुए राइटर आगे कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन ज्यादातर आसान चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए बना है। इसी वजह से आप ध्यान देते हैं कि जब इन बुक्स को हम सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करते हैं तब आपको ये बहुत मजेदार लगती हैं, बजाय जब आप खुद पढ़ रहे हों। जरा ध्यान से समझिए। एपिक ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर डाउनलोड करें और धांसू युद्ध के साथ अपना दिन बनाएं। ये सिर्फ एक गेम नहीं है बल्कि एक असली एक्शन है जहां धांधू की चीख, जलते आसमान और हर शॉट की चिंगारी शानदार स्पेशल। वॉरेन बफे का पूरा पोर्टफोलियो एक बार देखने के बाद हम लोगों को यह लगता है कि काश हमारे पास भी कोका कोला या फिर एप्पल जैसी एक कोई कंपनी मिल जाए, उसके स्टॉक्स हम परचेज कर लें और हम भी वॉरेन बफे की तरह अरबपति हो सकते हैं। पर क्या आपको लगता है कि यह कहानी इतनी ही सिंपल है? किसी भी ह्यूमन का ब्रेन चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करके एब्जॉर्ब करने के लिए बना है। पर वॉरेन बफे ने अपने पूरे जीवन में 5000 से ज्यादा कंपनियों में निवेश किया था। एक बार चार्ली मंगर ने कहा था कि अगर आप वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो की टॉप 3 कंपनीज को हटा दें तो उनका पोर्टफोलियो किसी भी एक आम इंसान के पोर्टफोलियो की तरह ही बिहेव कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि वॉरेन बफे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुशकिस्मती से कुछ ऐसे स्टॉक्स चुन लिए जिन्होंने उनके पूरे पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म कर दिया। पर हम ये समझते हैं कि वॉरेन बफे की तरह बनने के लिए हमें सिर्फ 2 या 3 कंपनियों की जरूरत है। पर ध्यान से समझिए, ये किसी भी सिचुएशन का ओवर सिंप्लीफिकेशन है जिसके अंदर हम लक के फैक्टर को पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं। अगर आप किसी भी इंसान की सफलता में आने वाली कॉम्प्लिकेटेड चीजों में स्पेशली लक का फैक्टर अलग कर देंगे तो आपको सिचुएशन पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। और इसीलिए दुनिया के एक मशहूर इकोनॉमिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, जिनका नाम था मिस्टर रॉबर्ट शिलर, उनसे एक बार पूछा गया था कि अगर आपको भगवान से कोई एक प्रश्न पूछना हो तो वो क्या होगा। उन्होंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी भी इंसान की सफलता में किस्मत का क्या रोल होता है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए राइटर लिखते हैं, द मोर एक्सट्रीम द आउटकम द लेस लाइकली यू कैन अप्लाई इट्स लेसन इन योर ओन लाइफ, द मोर लाइकली द आउटकम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लक एंड रिस्क। इसीलिए जब आप किसी भी ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जहां पर के रिजल्ट एक्सट्रीम रहे हों, जैसे कि किसी भी इंसान की अद्वितीय सफलता या फिर किसी इंसान की अद्वितीय हार, ऐसे समय में इन सिचुएशंस को आपको ध्यान से समझना चाहिए। किसी भी इंसान की अद्वितीय सफलता में उसकी खुशकिस्मती का बहुत बड़ा रोल है और दूसरी तरफ किसी भी इंसान की अद्वितीय हार में उसकी बदकिस्मती का। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों को अपनी लाइफ में रेप्लिकेट करना तो ये आप इतनी आसानी में नहीं कर पाएंगे। राइटर कहते हैं, देयरफॉर फोकस लेस ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड केस स्टडीज एंड मोर ऑन ब्रॉड पैटर्न्स। इसीलिए वो कहते हैं कि किसी भी इंसान से इन्फ्लुएंस होने के बजाय उसने जो काम किए हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। जिस प्रोसेस को उसने फॉलो किया है उस प्रोसेस को ज्यादा फोकस करिए। यहां पर राइटर ये नहीं कहते कि हार्ड वर्क से आपको नतीजे नहीं मिलेंगे, सब कुछ किस्मत पर डिपेंडेंट नहीं है। पर हां, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क से आपको नतीजे मिलने वाले हैं तो आप साइकोलॉजी ऑफ मनी के पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। आपको इसके साथ लक और रिस्क दोनों ही फैक्टर्स को समझना होगा। एक इंसान के तौर पर, एक इन्वेस्टर के तौर पर और एक मनी के स्टूडेंट के तौर पर आपको लक और रिस्क दोनों की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से समझना होगा। क्योंकि अगर ये सच नहीं होता
तो दुनिया के इतने सफल लोग अपनी लाइफ में खुद को लकी नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते जो कुछ भी मैंने पाया है वो हार्ड वर्क से ही पाया है। और चैप्टर के अंत में राइटर कहते हैं, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कैन नॉट लूज। क्या आपने गौर किया है कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर आपको सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखिए, लोगों की हार से सीखिए, लोगों की कमजोरियों से सीखिए, बजाय उनकी सक्सेस से सीखने के। यहीं पर राइटर ये कहते हैं कि जो सक्सेस होती है वो किसी भी इंसान के सर पर चढ़ जाती है, उसे ये एहसास कराने लगती है कि वो कभी भी गलती नहीं कर सकता और वो एक सुपर ह्यूमन है। इसलिए बजाय सक्सेस से सीखने के आपको लोगों की लॉस स्टोरी से सीखना चाहिए, उनकी हार से, क्योंकि हार एक अच्छा टीचर होता है। वो आपको ये समझाता है कि आपने कहाँ गलती की थी और भविष्य में आपको क्या नहीं करना है। ये आपको हम्बल बनाए रखती है, ये आपको ये सिखाती है कि आप कभी भी गलती कर सकते हैं। इसलिए ये आपको अपनी सक्सेस के रास्ते पर अलर्ट बनाए रखती है। बेसिकली अगर इस चैप्टर को समराइज किया जाए तो चैप्टर नंबर 2 राइटर पूरी तरह से इस बात पर फोकस करते हैं कि आपको हार्ड वर्क तो करते रहना है, पर इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा क्रेडिट, लक और रिस्क को भी देना है। इसके पीछे एक बेहद आसान मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब आप सब कुछ खुद पर डिपेंडेंट मान लेते हैं और हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार, तब कई बार आपके दिमाग में घमंड आ जाता है। ये आपको एक अच्छा टीम मेंबर नहीं बनाता। साथ ही साथ आप कुछ ऐसी गलतियां करने लगते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब आप अपनी सफलता के लिए लक को या फिर रिस्क को थोड़ा सा क्रेडिट देते हैं तो ये आपको थोड़ा सा हम्बल बनाता है। ये आपको सर्वशक्तिमान जैसी फीलिंग नहीं देता और आपको लगातार सीखते रहने, खुद को बेहतर करते रहने और लोगों की मदद करते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो राइटर अगर इस सेकंड चैप्टर में लक और रिस्क को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो इसके पीछे ये दोनों मनोवैज्ञानिक वजहें हैं। सो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 2 जो कि था लक एंड रिस्क। हमें उम्मीद है कि चैप्टर 1 की तरह ही चैप्टर 2 भी आपको पसंद आएगा। अब हमारी आपसे सेम वही रिक्वेस्ट है, आपको करना इतना है कि इस चैप्टर के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट जरूर दीजिए। आपने जो भी सीखा या फिर आपके जो भी विचार हैं या जो आप और जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।